स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 कर चुके थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है जी वेव मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो इलास्टिसिटी यानी लचक वाला है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी, it is a property of a body due to which the body return to its original form when deforming force is removed। ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करती है जब उसके ऊपर से लगने वाली फोर्स को हटा दिया जाता है। अब इसकी एग्जांपल आप रबड़ की ले लें कि एक रबड़ अगर आपके पास मौजूद है, रबड़ को अगर आप खींचते हैं खास हद तक और खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो रबड़ दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, यानी रबड़ की अपनी असली हालत में वापस आने की, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी इलास्टिसिटी। सेम इसी तरीके से अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींचते हैं खास हद तक और जब खींच के छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है समझना कि किसी भी बॉडी की इलास्टिसिटी ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि वो कितनी जल्दी से जो है वो अपनी असली हालत में वापस आ रही है। ठीक है, अब हम आम तौर पर यही समझते हैं कि बॉडी जल्दी अगर अपनी असली हालत में वापस आएगी तो उस सूरत में उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ऐसे नहीं होता। इसकी आम एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जो हमारे पास स्टील होती है उसकी इलास्टिसिटी बनिस्बत रबड़ के ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि मैंने आपको भी बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी कितनी जल्दी से अपनी असली हालत को रीगेन करता है। अगर वो रीगेन करता है तो इसका मतलब है कि वो इलास्टिक बॉडी है। अब स्टील किस तरह से ज़्यादा इलास्टिक है बनिस्बत जो है वो रबड़ के? उसकी वजह ये है कि रबड़ जो है वो फोर्स बर्दाश्त करने की सलाहियत कम रखती है बनिस्बत स्टील के। ठीक है, तो जो बॉडी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा रखती है फोर्स को, उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है बनिस्बत रबड़ के। बस ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। स्टील को आप भी अपनी असली हालत में वापस लेके आ सकते हैं। ठीक है, वो भी अपनी असली हालत में वापस आती है, लेकिन रबड़ के मुकाबले में वो फोर्स को ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, तो इस तरह उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, तो जिस तरह से ये रबड़ है और उस रबड़ को खींच कर छोड़ा जाए तो रबड़ दोबारा अपनी असली हालत में वापस आती है, ये इलास्टिसिटी है। अब रबड़ को एक खास हद से ज़्यादा खींचेंगे तो रबड़ टूट जाएगी। अगर रबड़ टूट जाती है, यानी अगर टूट जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आ रही, तो ये फिर इलास्टिसिटी नहीं होगी। ठीक है, इलास्टिसिटी उस हद तक है इसके अंदर जिस हद तक आप इसको खींच के छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। उस हद तक तो हम इसकी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कह सकते हैं। उससे आगे अगर हम जाएंगे तो वो इलास्टिसिटी नहीं रहेगी इसकी। ठीक है, एक ये एग्जांपल। दूसरा ये आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग है, उसको जो है वो प्रेस भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ खींच भी सकते हैं। ठीक है, आप प्रेस भी कर सकते हैं नीचे की तरफ दोनों हाथों से और ऊपर की तरफ खींच भी सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, यानी बॉडी का अपनी असली हालत में वापस आ जाना जब उस पर अपने अमल करने वाली फोर्स को रिमूव करें तो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है जी इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस द रीस्टोरिंग फोर्स इन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। किसी भी बॉडी के ऊपर अमल करने वाली फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स एक ही बात है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी कोई भी यूनिट एरिया है, उस पर अमल करने वाली जो फोर्स होगी उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। अब अगर मैं, ये रॉड है हमारे पास, अगर लेट्स सपोज रबड़ का है,
रॉड, उसको मैं दोनों तरफों से फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ भी फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ भी फोर्स लगाता हूँ। तो इस एरिया के ऊपर ये जो रबड़ का रॉड का जो है एरिया है, इस पर अमल करने वाली ये जो फोर्स है जो दोनों तरफों से लग रही है, उस फोर्स को हम स्ट्रेस करेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, अब स्ट्रेस जो है वो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो एरिया राउंड ही हो, वो एरिया किसी भी तरह का हो सकता है। किसी भी किस्म के एरिया के ऊपर अगर फोर्स लग रही है और वो उसमें चेंज लेके आ रही है फोर्स, तो ये स्ट्रेस है। इसका हम यूनिट निकाल लेते हैं जी। हमारे पास इसका यूनिट बनेगा, फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m⁻⁻2 हो जाएगी। तो ये इसका यूनिट बन जाएगा हमारे पास। तो ये तो हो गया स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, उस स्ट्रेस की वजह से याद रखिएगा कि बॉडी की हालत चेंज होती है। जब भी आप बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है, उसका एरिया चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, कुछ भी उसका चेंज हो सकता है, डायमेंशंस चेंज हो सकती हैं। तो स्ट्रेस जो है वो जब किसी बॉडी पे लगती है तो उसकी डायमेंशन सारी चेंज होती हैं। अब इस लिहाज से स्ट्रेस को जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहली जो स्ट्रेस की टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस है जो जिस्म की लेंथ में चेंज लेके आती है। यानी आप बॉडी पे स्ट्रेस लगाएं और उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी की लेंथ चेंज हो जाए, तो इस किस्म की स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। जिस तरह से अगर आप देखें कि ये ऊपर वाली दो डायग्राम में, कि अगर दोनों तरफों से इस को प्रेस किया जाएगा, इस सिलेंडर को दोनों तरफों से अगर प्रेस किया जाएगा तो उस सूरत में इसकी लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर दोनों तरफों से खींचा जाएगा तो उस सूरत में उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो लंबाई में चेंज आ रहा है आपकी स्ट्रेस की वजह से, इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, आगे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की टाइप्स भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो मेन टाइप्स हैं स्ट्रेस की वो हम पढ़ रहे हैं। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है, देखें, जब आप स्ट्रेस लगाएं और जिस्म की शेप चेंज हो जाए, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये एक सिलेंडर था, उस पर हमने ऊपर की तरफ से दो फोर्सेस लगाई, दरमियान से एक फोर्स लगाई, तो इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। दूसरा हमने क्या किया, उसको रोटेट किया, यूं हाथ में पकड़ के एक तरफ से, एक हाथ से यूं घुमाया क्लॉकवाइज, दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो इस तरह भी इसकी शेप में चेंज आ जाएगा। तो इस किस्म की स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं जी, शेयरिंग स्ट्रेस। तीसरी जो टाइप है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को अगर आप डायग्राम से देखें तो ये आप देख सकते हैं क्यूब था, हमने उस पर चारों सिमतों से फोर्स लगाई है, उसकी वजह से क्यूब जो है, लेट्स सपोज फोम है, फोम की चारों सिमतों से फोर्स लगाएं तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा कि उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले उसका वॉल्यूम, सॉरी, उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। पहले उसका वॉल्यूम ज़्यादा था यहाँ पे, और फिर वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब चारों सिमतों से फोर्स लगेंगी, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, ठीक है, हर डायरेक्शन से अगर फोर्स लगेगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो इस किस्म की स्ट्रेस को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। तीन टाइप्स ऑफ तीन किस्म की टाइप्स हमने पढ़ी हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस है जिसमें बॉडी की लेंथ चेंज होती है। दूसरी हमने शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ी, ऐसी स्ट्रेस जिसमें बॉडी की शेप चेंज होती है। तीसरी स्ट्रेस हमने पढ़ी जिसमें बॉडी की वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, यानी हर डायमेंशन के अंदर इक्वल चेंज आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है जी, तो ये टाइप्स ऑफ हमने स्ट्रेस पढ़ी। उसके बाद हमने अभी बात की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की भी आगे दो टाइप्स हैं हमारे पास। पहली टाइप जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ठीक है, अब कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होती है उसको हम ज़रा देखते हैं। देखें कि अगर तो स्ट्रेस की वजह से लंबाई में कमी वाक़या हो रही है,
यानी आप स्ट्रेस लगा रहे हैं और उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी के जो जो लेंथ है उसमें कमी वाक़ हो रही है, तो इस किस्म की स्ट्रेस को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। इफ टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, दो इक्वल लेकिन मुखालिफ पैरेलल फोर्सेस अगर बॉडी पे एक्ट करें और उसकी लेंथ में जो है वो कमी ले आए, तो इस किस्म की स्ट्रेस को हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। दूसरी टेंसाइल होती है इफ टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी। अब अगर लेंथ में ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उस सूरत में वो क्या कहलाएंगी कि वो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा करेंगी। अगर लंबाई में यानी लंबाई ज्यादा हो जाती है बॉडी की। अगर हम इस डायग्राम से देखते हैं, देखें ये एक कमानी थी या राड था इस तरह का थोड़ा सा, तो हमने इसको ऊपर की तरफ जो है वो बेंड करना शुरू किया, ठीक है। ऊपर की तरफ जब बेंड करेंगे इसको, यानी इस तरफ से पकड़कर ऊपर की तरफ और इस तरफ से पकड़कर ऊपर की तरफ हम इसको ले जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? देखें ऊपर की जानिब जो इसका एरिया होगा ना, ये ऊपर की जानिब ये जो एरिया, यहाँ पे कंप्रेशन पैदा होगा। कंप्रेशन कैसे होगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया में ये जो लोहा है, ये जो भी है स्टील है जिसका ये बना हुआ है, ये आपस में करीब करीब आ जाएंगे, यानी यहाँ पे लंबाई में कमी वाक़या होगी इस एरिया में। तो यहाँ पे क्या पैदा होगा? कंप्रेशन पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई में कमी वाक़या हो रही है। लेकिन अगर नीचे की तरफ देखें ना, तो नीचे में लंबाई ज्यादा होगी इसकी नीचे की तरफ से, और ये टूटेगा। तो जब लंबाई ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे टेंशन पैदा होगी या टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो पैदा होगी, जबकि यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा होगी, ठीक है। लंबाई में कमी वाक़या हो रही है ऊपर, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हो रही है, और लंबाई में यहाँ पे ज्यादती हो रही है, लंबाई ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो पैदा हो रही है, ठीक है। तो ये लॉन्ग कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस के दरमियान फ़र्क है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे स्ट्रेन और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।